ओके, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने पिछले कल छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो आज उसी का एक रिटन फॉर्म मिलेगा आपको, ज़्यादा बेटर, ताकि आप नोट्स बना सको। तो इस स्लाइड पे हमने पिछले कल छोड़ा था वर्ण। वर्ण यानी पिछले कल भी मैंने आपसे कहा था, वर्ण माने अल्फ़ाबेट्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है ये उसका नोट्स का फॉर्म है, एक ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एक लिखित फॉर्म में है ये, अच्छे नोट्स ताकि आप बना पाओ। और जो मैंने बोला पिछले कल ये सारा हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें आपको ये नोट्स की फॉर्म में मिलेगा हल्का सा। तो शुरुआत वर्ण के साथ है। वर्ण क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। और वर्ण होते कितने प्रकार के? वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण इंडिपेंडेंट हो, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों पर डिपेंड करता है। अपने आप से नहीं इनका उच्चारण हो सकता है। अगर आपको व्यंजनों का उच्चारण करना है तो आपको स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है। टोटल वर्ण कितने हिंदी वर्णमाला में? वो 52 है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास 26 ABCD होते हैं ना, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णों का दो टाइप्स, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों को बोलते हैं हम इंग्लिश में वॉवल्स, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। स्वरों का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिपेंडेंट उच्चारण होता है। आप बोल के देखिए अपने मुंह से खुद। अ बोलेंगे तो अ की आवाज आएगी, आ बोलेंगे तो आ की आवाज आएगी, ई बोलेंगे तो ई की आवाज आएगी। टोटल होते हैं 13 स्वर। 13 में से 11 होते हैं बेसिक या मेन स्वर, और 2 होते हैं अयोगवा। अयोग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें अ का योग हो, यानी अ जुड़ा हुआ हो जिनमें। और ये 2 अयोगवा, ये विकर स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं अंग और आह। अंगा होते हैं अयोगवा स्वर। उसके बाद आपके पास जो व्यंजन है ये डिपेंड करते हैं स्वरों पर अपने उच्चारण के लिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क ख ग घ। नीचे भी है क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन व्यंजन रूप है ये ऊपर वाला, जिसमें नीचे हलंत लगा हुआ है। जो नीचे है ये क ख ग लिखा हुआ, ये अक्षर है, ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए मैं क लेता हूं। इस क का मतलब होता है क हलंत जमा अ। वर्ण आगे तोड़े नहीं जा सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की, वर्णों को आप आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन क को तो आपने तोड़ दिया आगे। क को किस तरह से तोड़ा? क हलंत जमा आ स्वर, और स्वर। तो सेम वैसे ही जैसे यहाँ है। और व्यंजनों का, व्यंजनों का एग्जिस्टेंस ही स्वरों पर डिपेंड करता है। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका उच्चारण ही स्वरों पर डिपेंड करता है। जैसे क लिखा है यहाँ पे, क हलंत जमा अ। अ स्वर है यहाँ पर, और क रहा आपका व्यंजन। जो मैंने शुरू से कह रहा हूँ, व्यंजनों को आप अपने आप से नहीं बोल सकते। उनका उच्चारण अगर करना है तो साथ में कोई ना कोई स्वर लगता ही है। जब आप क का उच्चारण करोगे तो लास्ट में ऑटोमेटिकली, बिल्कुल ऑटोमेटिकली अ की आवाज आएगी आएगी। एक बार बोल के देखो मुंह से, क। क जब आपने बोला तो लास्ट में आवाज आई अ की। और कितने व्यंजन है टोटल? वो है 39। कैसे पता लगा आपको? 52 है टोटल वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण टोटल। 52 में से 13 तो आपके स्वर है। तो व्यंजन कितने बचे? 52 माइनस 13, 39। तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जैक्ट नंबर, अगर आप इस तरह से याद रखते हैं। हल्का सा मैं आपको फर्क दिखा दूं इस क हल में और क अक्षर में। जहां क के नीचे हल लगाओ, ये प्रॉपर व्यंजन है, इसको हम व्यंजन बोलते हैं। हलंत फॉर्म बोलते हैं इसको व्यंजन की। ये प्रॉपर व्यंजन है आपका, हल लगा हुआ वर्ण। लेकिन जहां आपके पास इस तरह का क लिखा है, ये अक्षर फॉर्म में, ये व्यंजन नहीं है, ये अक्षर। अक्षर है ये एक स्वर और एक व्यंजन का जोड़ है। स्वर यहाँ पे अ, और व्यंजन कौन सा लगा है? क हलंत। इसको बोलते हैं अजंत फॉर्म, इसको बोलते हैं हलंत फॉर्म। यहाँ ये जो क है,
यहाँ स्वर लगाया और व्यंजन है। फर्क आपको क्लियर होना चाहिए हलंत और अजंत फॉर्म में बहुत अच्छे से। ये एक व्यंजन है, ये एक अक्षर है, मतलब इसमें अभी आपने स्वर नहीं जोड़ा है, लेकिन इसमें आपने स्वर जोड़ा हुआ है। तो इसके बाद हम हल्का सा नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक वर्ण है और एक अक्षर है। वर्ण शुरू से बोल रहा हूं जिसे आगे आप नहीं बांट सकते। जैसे अ है, अ को कैसे बांटोगे, आ है कैसे बांटोगे, क हलंत को कैसे बांटोगे, ख हलंत को कैसे बांटोगे, लेकिन आपका अक्षर इसे आगे बांटा जा सकता है। जैसे क है, क किसके बराबर है, क हलंत जमा अ, यानी कि एक अक्षर वो स्वर जमा व्यंजन होता है। स्वर कौन सा है, अक्षर है यहाँ पर क, स्वर है यहाँ पर अ, और व्यंजन है यहाँ पर क हलंत। और ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखता हूं, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मतलब है इसका, ताकि मुझे बार बार उतना ना लिखना पड़े। अगर मैं ऐसे आई लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है दैट इज। दैट इज माने इसका मतलब। अब इतना ज्यादा बार बार ना लिखना पड़े तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे ऊपर मैंने लिखा है, इसका मतलब वर्सेस। वर्सेस का मतलब कंपैरिजन, कंपेयर कर रहा हूं मैं, तुलना कर रहा हूं, ये कंपैरिजन के लिए। तो बार बार इतने बड़े बड़े शब्द ना लिखने पड़े, तब ये छोटे छोटे एब्रीवेशन लिखते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू बराबर है, ये वो बराबर है का साइन। फिर आपके पास नेक्स्ट एक शब्द को हम तोड़ते हैं। ये एक शब्द है सत्य, स त य। स है, आधा त है, फिर य है। बांटो इसको वर्णों में, किस तरह से बांटोगे। सत्य है, पहले लिखा आपने स अक्षर, फिर आपने लिखा आधा त, फिर आपने लिखा य। सौ किन किन से मिलके बना है, सौ बना है सौ हलंत, यानी सौ है व्यंजन। और आवाज किसकी आ रही है आपको, किस स्वर की आवाज आ रही है सौ खत्म होने पर, वो आ रही है अ की। सौ, फिर आधा त। आधा त होता है हलंत। जो हलंत फॉर्म होती है ना, वो आधा व्यंजन होता है। तो आधे व्यंजन के लिए सिर्फ त हलंत यहां पर, इसके अलावा कोई स्वर इसमें नहीं लगा है, क्योंकि ये आधा त है। आधा त है तो सिर्फ हलंत फॉर्म लगेगी। फिर नेक्स्ट है आपके पास य बना है य हलंत जमा। य जब आप बोलेंगे तो लास्ट में आवाज आएगी अ स्वर की। कितने वर्ण बने यहाँ पर, सौ है, अ है, त है, य है, अ है। 5 वर्ण बने टोटल। यहाँ सौ हलंत जमा अ, ये 100 बना के देता है आपको। त हलंत का मतलब आधा त, और य हलंत जमा अ, इसका मतलब होता है य। ये दोनों अक्षर हैं, स और य अक्षर हैं, लेकिन स हलंत और य हलंत ये वर्ण है। स हलंत वर्ण है, य हलंत वर्ण है, लेकिन स एक अक्षर है और य भी एक अक्षर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से तोड़ेंगे आप शब्दों को, इस तरह से आप तोड़ेंगे स्टेप बाई स्टेप मैनर में। और अक्षर जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सत्य, 2 ही अक्षर है, एक स है, एक य है। और जो बीच में हमारे पास आधा तो है ना, ये पूरा अक्षर नहीं है, ये व्यंजन है। ये अपने हलंत फॉर्म में है, ये पूरा अक्षर नहीं है ये तो। सत्य में हमारे पास 2 ही अक्षर है, एक पूरा स है और पूरा य है। जो आधा तो है ये सिर्फ व्यंजन की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप शब्दों को किस तरह से तोड़ेंगे। हल्का सा और देखते हैं। जैसे शब्द है आपके पास विनाश, क्या है सबसे पहले, सबसे पहले तो ब है, ब अलंत है और उसमें आवाज किसकी आ रही है, वी छोटी ई। मात्रा रूप में देखो यहाँ पर ब हलंत जमा छोटी ई, पहला तो क्लियर हो गया। उसके बाद है नौ, और नौ के साथ मात्रा किसकी लगी है, आ की। ये नौ हलंत जमा मात्रा है आ की। और लास्ट में आपके पास श, श हलंत जमा अ।
श हलंत यहाँ वर्ण है और जमा आपके पास स्वर है अ। जैसे एक वर्ड है अत्याचार, अ खुद एक स्वर है, इसको किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप में पूरा है, तो अ क्लियर। उसके बाद है आदा तो यानी कि तो हलंत। उसके बाद है या का मतलब य है यहाँ पर व्यंजन और पीछे आ की मात्रा लगी, स्वर क्या है इसमें, स्वर है आ। ये रहा य हलंत और जुड़ा है इसके साथ आ का स्वर। फिर आगे चा, चा का मतलब भी च, इसमें व्यंजन है आपके पास च हलंत और मात्रा लगी आगे आ की, यानी कि स्वर कौन सा इसमें लगा, स्वर है आ। लास्ट में र, र हलंत जमा अ, र हलंत जमा अ। तो रूल कुछ ऐसा है, यदि कोई शब्द किसी स्वर से जुड़ा हुआ हो, अब ये वर्ड तोड़ने तो क्लोज हो गए, इसके अलावा हम दो रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी रूल है। पहला रूल है, यदि कोई शब्द किसी स्वर से शुरू हो, जैसे ये वाला शब्द है यहाँ पर एक स्वर से शुरू हुआ है, अ एक स्वर है, अगर कोई शब्द किसी स्वर से शुरू होता है तो उस शब्द में ओरिजिनल फॉर्म लिखते हैं स्वर की। जैसे यहाँ वर्ड है आदेश, स्वर लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिपि रूप, एक लिपि रूप है, और पिछले कल मैंने इसका आइडिया दिया था आपको। लिपि रूप का मतलब ऐसे है जैसे वो लिखते हैं उनको वैसे ही लिखना, अ लिखना आ लिखना इस तरह से। एक होता है मात्रा रूप, मात्रा रूप में अ तो आप लिखते ही नहीं है, अ को अगर हलंत फॉर्म हटा देंगे वहां से तो अ ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है। आ की मात्रा कैसी होती है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे ना क्या हुआ, नौ हलंत जमा आ, इस तरह से। यहां देखो इस आदेश शब्द को, यहां शब्द की शुरुआत हुई है एक स्वर के साथ, तो स्वर को लिखेंगे उसके लिपि रूप में, मात्रा रूप में नहीं लिखेंगे। मात्रा रूप तो ये होता है इसका, आ का मात्रा रूप तो ये होता है ना, पीछे एक डंडा लगा देते हैं जोड़ के लिए, उससे नहीं लगेगा आपको पता। तो पहला जो शब्द का जो पहला अक्षर, ये पहला अक्षर है, यदि वो एक स्वर है तो उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आदेश, यहाँ आ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखा, अपने लिपि रूप में लिखा हुआ है, मात्रा रूप में नहीं लिखा हुआ। मात्रा रूप में तो ऐसा बन जाना था वो, इस तरह से। ये मात्रा होती है, आ मात्रा है, आदेश। इसके बाद जैसे, और जो मैंने आपको बोला स्वरों को दो रूपों में लिखा जा सकता है, एक लिपि रूप यानी कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म, अ लिखा आ लिखा, जैसे शब्द है आपके पास अपना, तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है आपने अ स्वर को, आपदा ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है आपने आ को, ठीक है। लेकिन मात्रा रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ शब्द है विशाल, विशाल है वो हलंत और इसमें स्वर लगा है छोटा ई, छोटा ई स्वर है यहाँ पर, तो ये आपको समझना है। यहाँ छोटी ये आपने डायरेक्ट नहीं लगाई, छोटी लगी है मात्रा रूप में वो, क्योंकि इस वो को पूरा करना था, जो ये वो व्यंजन है आपका, इसको पूरा करना था, इसको पूरा करने के लिए ये स्वर लगाया गया है छोटी ई, और किस रूप में लगाया गया है, मात्रा रूप में लिया गया है। डायरेक्टली नहीं आपने इस तरह से छोटी यहाँ पे लिखा हुआ, आपने मात्रा रूप में उसको लिखा है। तो ये चीज याद रखें आप, और इजी है, कोई टफ चीज नहीं है इसमें। दूसरा रूल बोलता है कि यदि किसी व्यंजन के साथ दो या दो से ज्यादा स्वर लगे हों तो पहला स्वर को मात्रा रूप में लिखो और दूसरे स्वर को लिपि रूप में लिखिए। कैसे, देखो अगर किसी व्यंजन के बाद ना दो या दो से ज्यादा स्वर लगे तो पहला स्वर है आपको मात्रा रूप में लिखना, मात्रा रूप में आपने इसलिए लिखना ताकि वो व्यंजन पूरा हो जाए, और दूसरा स्वर आपने लिपि रूप में लिखना है। यहां देखिए लिखा हो सुनाइए, एक शब्द लिखा हो सुनाइए, नौ यहाँ पर, ये जो नौ है ये आपके पास व्यंजन नौ हलंत, इस नौ के बाद जो अगला स्वर लगा है वो है आ लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो इस आ के तुरंत बाद एक और स्वर आ रहा आपके पास, वो है छोटा ई, उसके बाद एक और स्वर आ रहा आपके पास, वो कौन सा है, वो है ए, ठीक है। तो तीन स्वर आ गए आपके पास बिल्कुल एक लाइन में, एक व्यंजन के बाद आपके पास तीन स्वर आ गए। तो इनमें से जो पहला है ना उसको लिखेंगे आप मात्रा रूप में इसके साथ जोड़ के,
जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नौ किस तरह से लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगाई है उसमें, सुना, ऐसे, ताकि 9 व्यंजन पूरा हो जाए, जो आपका व्यंजन है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद जो आपके पास स्वर बचे उनको आपने एज इट इज लिखा है। पहला देखो यहाँ पे 9 के साथ लगी है मात्रा रूप आ की, और ई और ए ये भी स्वर है, लेकिन इनको लिखा है लिपि रूप में, क्योंकि इनको किसी को पूरा नहीं करना है, ये अपने आप में पूरे हैं। और यहाँ पर जो आपके पास आ स्वर था, इसको आपने 9 व्यंजन को पूरा करने के लिए यूज किया है। सेम वैसे ये बताइए, तो व्यंजन जमा आ, ठीक है, ये लिखा है मात्रा रूप में। उसके बाद अगला स्वर है आपके पास ई, अगला स्वर है ए, और इन दोनों स्वरों को लिखा है इनकी लिपि रूप में। फिर आपके पास दिखाइए, ख देखो यहाँ पर, ख हलंत जो व्यंजन है, और जुड़ा क्या है उसके साथ, आ, फिर ई है, और फिर ए है। पहला व्यंजन आपने लिखा है मात्रा रूप में, सॉरी, पहला स्वर आपने लिखा है मात्रा रूप में, और दूसरा और तीसरा स्वर आपने लिखा है लिपि रूप में ही। तो इजी है ये वाले, जो क्या कहते हैं इसे, ये वाले रूल्स, ये दोनों रूल्स बहुत इजी हैं, टफ नहीं है। एक चीज हल्का सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में, एक चीज होती है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का मतलब है कोई स्वर ही, लेकिन उसको खींच कर बोला गया है। क्या बोला गया है? खींच कर बोला गया है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप बोलते हैं ओम। ये जो आपने ओ को खींच कर बोला ना, स्वर एक ही था, स्वर एक ही है, ओ स्वर एक ही बोला है, लेकिन आप उसको बहुत देर तक बोल रहे हो, उच्चारण आपने उसका खींच दिया है, तो इसी को बोलते प्लूत स्वर। कोई नॉर्मल स्वर ही है, लेकिन उसको आपने बहुत देर के लिए बोल दिया। जैसे बोलते हैं आप ओम, इतनी देर बोला आपने, वैसे तो डायरेक्टली बोलना चाहिए ओम, ये ओम है, लेकिन जब आपने ओ को खींच कर बोला ओम, तो ये सारा ये प्लूत स्वर है। और लिखते हैं इस तरह से, ओम, ये दिखाता है आपको, वो जो खींचा है आपने टाइम, वो ये दिखा रहा है आपको। फिर ओम, मतलब प्लूत स्वर क्या है? प्लूत स्वर है स्वरों को खींचकर बोलना। कोई नॉर्मल स्वर है ओ आ ई, यही स्वर है, लेकिन उनको आपने खींचकर बोला है। जैसे ये ओम, ओ जो स्वर है आपका, और जो आगे ये निशान लगा है, जो ये चिन्ह लगा है, ये टाइम बताता है कि कितना लंबा खींच के बोला है आपने। और लास्ट में आपके पास जो व्यंजन है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अब स्वरों का वर्गीकरण, किस तरह से कैटेगराइज करना है उनको, किस तरह से आपको एक अलग अलग बॉक्सेस में बांटना है उनको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। थैंक यू।